खबर बड़ी है और नेपाल के पीएम ओली लगता है आजकल चीनी गोली खूब खा रहे हैं, क्योंकि क्या कहा उन्होंने निधि? बिल्कुल ऐश्वर्या, चीन के बहकाने पर ओली अब भारत के खिलाफ अंड बंड कुछ भी बकवास कर रहे हैं, बेतुका बयान दे रहे हैं। इस बार तो उन्होंने भारत की संस्कृति पर ही हमला कर दिया। ऐसा लगता है वो चीन की चमचागिरी में इस तरह विवादित बोल रहे हैं। कंधा नेपाल का, बंदूक चीन की। बोली नेपाल के पीएम की, गोली मेड इन चाइना। चीन का भारत पर नया हमला वाया नेपाल हुआ है और इस बार चीन ने किसी हथियार या सेना का इस्तेमाल नहीं किया है। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली के कंधे के रास्ते सीधे सीधे भारत की धार्मिक आस्था और सदियों पुरानी संस्कृति पर हमला कर दिया है। तो पहले आप भी नेपाल के प्रधानमंत्री के वो बिगड़े बोल सुनिए जो चीन ने उनके मुंह से बुलवाया है। हमारा हमेशा से ही मानना रहा है कि हमने राजकुमार राम को सीता दी, लेकिन हमने भगवान राम भी दिए। हमने नेपाल की अयोध्या से राम दिए। जिस अयोध्या का दावा भारत उत्तर प्रदेश में करता है, जबकि अयोध्या काठमांडू से 135 किलोमीटर दूर वीरगंज का एक छोटा सा गांव थोरी था। हमारी संस्कृति का दमन किया गया है और तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि नेपाल के वाल्मीकि आश्रम के पास है। चीन की पिच पर बैटिंग कर रहे ओली की ये बोली सुनकर हंसी तो आएगी, लेकिन गुस्सा भी आएगा। जब भारत की हजारों साल पुरानी आस्था और संस्कृति पर हमला हुआ तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और ओली के इस बयान के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। केपी ओली महोदय प्रधानमंत्री के पद पर हैं, तब तक वो इसी प्रकार की अनर्गल भाषा का प्रयोग करेंगे। जिस दिन वो प्रधानमंत्री पद से उतर जाएंगे, उनका दिमाग सही हो जाएगा। वो हाउ यंकी की मोह जाल में अपनी उम्र का ज्ञान नहीं रखते हैं और किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। जब सवाल आस्था का और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का है, तो क्या आम जनता, क्या नेता, सब के सब ओली के खिलाफ गोलबंद हो गए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री कठपुतली हैं। जो चाइना बोल रहा है सिर्फ वही बोलते हैं। भगवान श्री राम का जन्म स्थल अथवा प्राकट्य स्थल अयोध्या धाम है, जो सरयू के तट पर है, उत्तर प्रदेश में है और भारत में है। मैं नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी के बयान की निंदा भी करता हूं, बयान वापस लेने की मांग भी करता हूं और देश और दुनिया में जो भी राम भक्त, सीता मैया के भक्त हैं, उनसे क्षमा मांगने की मांग भी करता हूं। साधु संतों के तेवर भी तीखे हैं। ये हास्यास्पद से ज्यादा कुछ नहीं है, मगर मैं इस बात से दुखी जरूर हूं कि जिस प्रकार का बयान वो दे रहे हैं, उन्हें कौन समझाए, कौन बताए, कौन कहे। अरे बोले अयोध्या तो आपने बता दिया, बाजू में सरयू कहां से लाओगे? अयोध्या नेपाल में है कि भारत में, ये विषय नहीं है। उनके लिए विषय ये है कि भारत और नेपाल का संबंध जो अटूट रिश्ता है, वो विश्वनाथ से पशुपतिनाथ और जनकपुर से अयोध्या का है। तो इस रिश्ते को तोड़ने के लिए वो क्या कर सकते हैं, यह दिखाने के लिए वो भारत के अंदर श्री अयोध्या जी नहीं है, नेपाल के किसी अयोध्या नाम के गांव में राम पैदा हुए थे, ये साबित करने के लिए उस व्यक्ति ने दिन कौन सा चुना। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं और एक महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्ति जब इस प्रकार से कहता है तो बहुत ही कष्ट होता है। अयोध्या विश्व प्रसिद्ध नगरी है, हमारे शास्त्रों में भी है और इतिहास में है। ऐसी नगरी को नकार देना और कहना काल्पनिक है, यह मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं है। दरअसल नेपाल के पीएम ने ऐसी बेतुकी बातें यूं ही नहीं की। किसे पता नहीं कि ओली पूरी तरह चीन की गिरफ्त में है और नेपाल की राजनीति में वो न घर के और न ही घाट के। खुद ओली की अपनी पार्टी उनको पीएम की कुर्सी से उतारने के लिए लगातार दबाव बनाए हुए है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए ओली चीन की शरण में है। नेपाल में चीन की विवादास्पद एम्बेसडर
ओली को बचाने के लिए अलग अलग नेताओं से मिल रही हैं। इस बीच एलएसी पर भारत के हाथों बुरी तरह पिटा चीन न सिर्फ पीछे हटने को मजबूर हो गया, बल्कि कूटनीति की लड़ाई में भी चीन मात खा चुका है। ऐसे में चीन नेपाल को न सिर्फ भारत के खिलाफ लगातार उकसा रहा है, बल्कि अब वो नेपाल के रास्ते भारत की धार्मिक भावनाओं को उकसाने में लगा है। भगवान राम और अयोध्या पर इस तरह का बकवास करने से पहले ओली भूल गए कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराना सांस्कृतिक रिश्ता है और भारत ने हमेशा इस रिश्ते को निभाया है, बल्कि नेपाल के हर सुख दुख का साथी रहा है। मगर नेपाल के मौजूदा पीएम हर सच से आंख मूंदकर चीन के हाथ का खिलौना बन चुके हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने जब से रामलला और अयोध्या को लेकर बेबुनियाद बयान दिया है, उसके बाद से अयोध्या के संत काफी आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि रामलला का जन्म अयोध्या में ही हुआ था और जानकी से उनका विवाह हुआ, जिसके बाद जानकी नेपाल से भारत लाई गई और अयोध्या में दोनों साथ में रहे। नेपाल के प्रधानमंत्री के बयान को बेबुनियाद बताते हुए यहाँ के साधुओं ने कहा है कि जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं वो चाइना से काफी कुछ इन्फ्लुएंस नजर आते हैं और उनको हमारी पौराणिक कथाएं उनको एक बार फिर से दोबारा सुनना चाहिए, जिससे उनको अयोध्या और रामलला के बारे में सही ज्ञान हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो खबर बड़ी है, मैं अब आगे बढ़ते हैं और अब है बात उत्तर प्रदेश की। अपराधी शशिकांत को गिरफ्तार कर लिया गया है। शशिकांत के घर AK-47 बरामद हुआ है और 17 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। अभी तक 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 6 अभियुक्त मारे गए हैं। विकास दुबे कांड में लूटे गए असले आज SOG टीम ने शशिकांत उर्फ सोनू को चौबेपुर से अरेस्ट किया। जो लोग उस रात घटना में थे उनके नाम और बताए गए। उसके घर से असले बरामद हुए। शशिकांत 50,000 का इनामी था और विकास दुबे के 11 इनामी बदमाश गुर्गे अभी गिरफ्त से दूर हैं, जबकि करीब आधा गैंग का या तो एनकाउंटर हो चुका है या फिर पुलिस की गिरफ्त में है। अतुल दुबे, प्रेम प्रकाश, अमर दुबे, प्रभात मिश्रा, बउआ दुबे, विकास दुबे का एनकाउंटर हो चुका है। ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने साफ साफ कहा है कि उनकी पूरी उन पर कार्रवाई हो रही है, कानूनी तरीके से हो रही है, न्याय संगत तरीके से हो रही है। घटना में मौजूद अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। और अब खबर बड़ी है में भोपाल के प्यारे मियां अब मारे मारे कहीं फिर रहे हैं। नाम के विपरीत इनकी करतूत बेहद घिनौनी है और शर्मनाक है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बलात्कार के हाई प्रोफाइल मामले में प्यारे मियां इसके मुख्य आरोपी हैं जो फरार चल रहे हैं। लिहाजा सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। जो खुलासा हुआ है वो हिला देने वाला है। प्यारे मियां तुम कलंक हो। एक्शन में शिवराज सरकार। कलंक प्यारे मियां की अवैध संपत्ति जमींदोज हो गई। इससे पहले अवैध शादी के हॉल को भी ढहा दिया गया, जिसके ठीक सामने अवैध 3 मंजिला इमारत बना रखी थी जो किराए पर उठाते थे। लेकिन कलंक मियां फरार चल रहे हैं। पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। जनाब पर 30,000 का इनाम भी घोषित है, जबकि एक महिला आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो आरोपी है प्यारे मियां करके, प्यारे मियां जो आरोपी हैं उनके साथ जो कोई एक्यूज्ड है वो लड़की अरेस्ट हो गई है। प्यारे मियां पे 10,000 का इनाम डिक्लेयर हुआ है। उनके जो जितने भी ठिकाने सब जगह दबिश पड़ रही है और हम बहुत ही होपफुल हैं कि आज और कल में किसी तरह से गिरफ्तार कर लेंगे। जब प्यारे मियां गिरफ्तार हो जाएंगे तो फिर आगे की पिक्चर क्लियर होगी। अभी जो बच्चियों से प्रारंभिक तौर से हम लोगों ने पूछा है तो उन्होंने इनका इनाम बताया है। प्यारे मियां की कलंक कथा। कलंक मियां की कहानी इतनी सीधी नहीं है जो खबरें निकल के आ रही हैं। उसके मुताबिक प्यारे मियां के कलंक की कई कथाएं हैं, जिसके लिए पुलिस उन्हें सरगर्मी से तलाश रही है।
कहा जा रहा है कि कलंक मियां कई लोगों की रातें रंगीन करवाते थे। इसके लिए बाकायदा उनका एक गैंग चलता था जो रसूखदार लोगों तक पहुंच बनाता था, उन्हें सुविधाएं देता था और उनसे काम निकालता था। और ये सब एक उर्दू अखबार की आड़ में होता था। आज इसके अंचल अपार्टमेंट्स में एक टॉप फ्लोर पे 401, 402 के 2 कमरे हैं जहां पर आज पुलिस ने सर्च किया था। तो इसमें एक प्रॉपर सेटअप मिला जो लगता है कि एक डांस या उस टाइप का करने का एक अरेंजमेंट है, जिसमें दर्शक जो है कॉर्नर्स पे बैठकर देख सकते हैं। उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल या दारू भी बरामद हुआ है और वहाँ पे एक प्रॉपर पब या बार का अरेंजमेंट भी है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पर इस टाइप की एक्टिविटीज हो रही थी। प्यारे मियां की उम्र 68 साल है। भोपाल से एक उर्दू अखबार निकालता है। उसकी मान्यता रद्द कर दी गई है। सरकार ने उससे सरकारी बंगला छीन लिया है। मियां पत्रकारिता के आड़ में नाबालिग लड़कियों का शोषण करता था। घटना के बाद से फरार है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। कुछ दिन पहले 6 नाबालिग लड़कियां देर रात नशे में धुत घूमती भोपाल की सड़कों पर पाई गईं। पुलिस थाने लाकर पूछताछ की गई तो पता चला कि वो सभी डांस कर मनोरंजन कर रही थीं। उनके साथ गलत हरकतें होती थीं। उनमें से एक लड़की का उसी रात बलात्कार भी हुआ था। पूछताछ में प्यारे मियां का नाम आया, जिनका फार्म हाउस रातीबाड़ी थाने में है। वैसे इस मामले में भोपाल के कई रसूखदारों का नाम भी आ रहा है। पूरी घटना पर मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। साफ साफ कहा है कि किसी को छोड़ा न जाए, जो जरूरी है सभी कदम उठाए जाएं। ऐसे में प्रशासन के साथ पुलिस भी सख्त है। एक तरफ उनकी अवैध संपत्ति गिरा दी गई तो दूसरी ओर कलंक मियां की सरगर्मी से तलाश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो खबर बड़ी है और ऐश्वर्या, प्यारे मियां के खिलाफ मध्य प्रदेश की सरकार ने एक्शन भी ले लिया है। बिल्कुल एक्शन लिया है और कहा है कि ये हाई प्रोफाइल जुवेनाइल, ये जो मोलेस्टन केस में परतें खुलती जा रही हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं है निधि। इसमें कहा जा रहा है कि भोपाल और आसपास के शहरों के कई रसूखदार लोग इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल, और विदेश और मुंबई के भी कनेक्शन बताए जा रहे हैं प्यारे मियां के, जो कि कलंक मियां है। और नाबालिग लड़कियों को लेकर जो ये कलंक मियां है, दुबई, थाईलैंड, कई जगह ले जाया गया। इस तरह से ये बिल्कुल शर्मसार कर देने वाला ये एक केस है। और एक अखबार के नाम पे, उर्दू भाषा का एक अखबार निकलता था, उसके नाम पर खिलाफ अब केस हो गया है। उस अखबार है उसका बिल्कुल, और उस अखबार का जो वो अखबार है उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तो सरकार काम कर रही है, लेकिन इससे पहले की सरकार ने काम क्यों नहीं किया? कमलनाथ की सरकार ने, जो इससे पहले थी, क्यों काम नहीं? और खुलासा ये भी हुआ है ऐश्वर्या कि डांस बार चलाता था अपने घर पर ही प्यारे मियां। महंगी विदेशी शराब का पूरा जखीरा तक बरामद किया गया है। शराब, डांस बार, पोर्नोग्राफी, ये सब मटेरियल भी मिला है। तो ये बड़ा एक्शन मध्य प्रदेश सरकार, बिल्कुल शर्मसार कर देने वाला है। और नाबालिग लड़कियों का शोषण हुआ, कमलनाथ की सरकार में हुआ, एक्शन क्यों नहीं लिया गया? सवाल यह भी है जी। और इस वक्त खबर बड़ी है, इस वक्त एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। प्यारे मियां केस में एसआईटी का गठन कर दिया गया है सरकार की तरफ से। ये बड़ा फैसला, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम का गठन हो चुका है। बिल्कुल खबर बड़ी है। मैं सबसे पहले ये खबर, 10 सदस्य एसआईटी बना दी गई है। प्यारे मियां केस में एसआईटी का गठन, घिनौना काम हो रहा था। अखबार के नाम पर 10 सदस्य ये एसआईटी टीम है। और ये सबसे पहले सबसे बड़ी खबर रिपब्लिक भारत पर, क्योंकि खबर तो बड़ी है। तो लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही है मध्य प्रदेश की सरकार। 10 सदस्यीय ये एसआईटी का गठन कर दिया गया है। ये स्पेशल टीम अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। प्यारे मियां मामले में जो इस तरह घिनौनी हरकतें हो रही थी, इस सब की जांच होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ऐश्वर्या, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सवाल यही उठता है कि भोपाल में मुख्यमंत्री की नाक के नीचे ये होता रहा और इससे पहले क्यों एक्शन नहीं लिया गया? हमारे साथी सत्यविजय भोपाल से हैं। सत्यविजय, एक्शन लिया गया है, कई नामी गिरामी लोगों का नाम आ रहा है, मुंबई, थाईलैंड और न जाने कहां-कहां से कनेक्शन। सत्यविजय,
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बड़ा एक्शन लिया गया है। जिस तरह से रिपब्लिक भारत पर ये खबर प्रमुखता से दिखाई जा रही है, इसके बाद कहीं ना कहीं सरकार को भी ऐसा लगता है कि इस चीज का पूरी तरह से तह तक जाना चाहिए, पूरी तरह से खुलासा होना चाहिए। इसी के चलते एसआईटी का गठन किया गया है। इस एसआईटी में एसपी साउथ के अलावा एक लंबी चौड़ी फौज है पुलिस अधिकारियों की, जो कि पत्रकारिता की आड़ में घिनौना खेल कर रहे प्यारे मियां के खिलाफ पूरी गहन। चलिए सत्यविजय, नजर बना के रखिए, बड़ी कार्रवाई हुई है, एसआईटी का गठन कर दिया गया है प्यारे मियां केस में। शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर बड़ी है में बाढ़ का दानव जैसे सब कुछ खत्म करने पर उतारू है। हजारों की तादाद में लोग विस्थापित हो चुके हैं। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर जिले सबसे ज्यादा बिहार के प्रभावित है। लेकिन बड़ी चिंता की बात यह है कि बाढ़ का आकार बढ़ता ही जा रहा है। आम लोग परेशान हैं, मुसीबत में हैं, मदद की उम्मीद कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सब निगल जाएगा बाढ़ का दानव। दरभंगा में बाढ़ का तांडव, भागलपुर में बाढ़ का तांडव, मुजफ्फरपुर में बाढ़ का तांडव। जहां तक नजर जाएगी बस पानी और पानी ही नजर आएगा। नदी की तराई तो तराई, अब ऊपरी इलाके में भी बाढ़ का तांडव दिखने लगा है। नजदा नया ठौर ठिकाना ढूंढने लगी है, पर बड़ा सवाल जाए तो जाए कैसे। कच्चे रास्तों पर पानी, पक्कों पर भी पानी, सहारा है तो बस नाव का। जहां आप देख सकते हैं कि ये पूरा इलाका जो है बाढ़ में डूब चुका है। ये बाढ़ की अब बिहार में विभत्सता शुरू हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है इलाका पानी से डूबा हुआ है। बाढ़ की विभीषिका पर रिपब्लिक भारत की टीम ने ग्राउंड का जायजा लिया। करीब 10,000 की आबादी बाढ़ की चपेट में है। सड़कें डूबी हुई हैं, बाढ़ से कटाव जारी है, लोग नए ठिकाने ढूंढ रहे हैं। मेरे जो आप इस तरफ गांव देख रहे हैं ये नवादा है। मुजफ्फरपुर का नवादा गांव जो है ये पूरी तरीके से बाढ़ में डूबा हुआ है। घर यहाँ चारों तरफ जो है वो बाढ़ की चपेट में है। झुग्गी झोपड़ियाँ, आसपास के लोग, तमाम लोगों के चारों ओर पानी ही पानी है। ये आप देख सकते हैं कि हम एक गांव की तरफ जा रहे हैं जहां कुछ लोग फंसे हुए हैं, लेकिन वहां जाने के लिए ये नाव ही सहारा है। इस नाव में कई जगह पानी भी भर रहा है। कोशिश ये है इनकी कि नाव जो है उस गांव तक पहुंच जाए और किसी तरह से फिर दोबारा किनारे तक आ जाए। देख सकते हैं कि लगातार जो है पानी भर रहा है। भाई साहब, ये बताइए कि यहाँ कितने दिन से पानी भरा हुआ है? 1 हफ्ता से जी, 1 हफ्ता से है। ऐसी परेशानी हम लोग काट रहे हैं। आम लोग बढ़ती बाढ़ की स्थिति से घबराए हैं, सरकार की तरफ देख रहे हैं, लेकिन सरकारी मशीनरी अभी एक्टिव नहीं है। नहीं सर, कोई पूछने नहीं है, यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है, कुछ नहीं, कोई पूछने, कोई देखभाल करने कुछ नहीं आता है सर। कितने दिन से आप लोग यहाँ फंसे हैं? यहाँ 10 दिन से लगभग हम लोग फंसे हुए हैं, जबकि इतना पानी है। इससे भी ज़्यादा होने का कोशिश है, मगर इससे कम भी नहीं रहा है, जहाँ की ऊपरे हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर के जो आपके जो मुखिया वगैरह हैं वो आए यहाँ पर, उन्होंने कुछ बांटा, कुछ खाने पीने की व्यवस्था की? जी अभी तक कुछ नहीं किया, अभी तक कोई अथी नहीं है, कुछ नहीं किया अभी। पानी बीनो कामला है सूखा है कोसी का है माई। जिले में कमला नदी तबाही मचा रही है। 55,000 की आबादी सीधे तौर पर प्रभावित है। 100 घर पूरी तरह से बाढ़ में विलीन हो गए हैं। रास्तों पर 3 से 4 फीट तक पानी है। प्रखंड और जिला मुख्यालय से संपर्क कट चुका है। पलायन जारी है। यहाँ प्रशासन ने अपना काम शुरू कर दिया है। ऐसे इन्होंने 3 नाव दिए हैं और मैंने कहा है कि जो भी नाव यहाँ पर दी गई है वो नाव की देख रेख की जाए कि वाकई में वो नाव चल रही कि नहीं चल रही है, और निःशुल्क चलेगी, कोई उसमें पैसे नहीं लिए जाएंगे। और जहाँ तक जिन लोगों के घर कटे हुए हैं या मानुसार उनको लाभ होना है आपदा का, उनको दिया जाएगा। वही कोशी ने भी अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। कोशी से कटाव शुरू हो चुका है।
106 परिवार समेत एक गांव पूरी तरह से विस्थापित हो गए। स्कूल भी पानी में समा गया है। अच्छी खबर यह है कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, तो वहीं गंडक नदी का भी कहर शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर बड़ी है में बात अब देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी के आवास के आसपास सभी मकान भगवा रंग में रंग चुके हैं। जहां तक नजर आपकी जाएगी ये देखिए, भगवा रंग से रंगे जा रही हैं दुकानें, घर, गली। तो ये भगवा गली हो गई है निधि अब। बिल्कुल, हालांकि अब इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। कुछ स्थानीय लोगों के साथ विरोधी भी सामने आए हैं। इसे तानाशाही बता रहे हैं कि पूरी गलियां जो हैं वो भगवा रंग में रंग दी गई, जबरन भगवा रंग पुतवाया गया है। ऐश्वर्या जी बिल्कुल, लेकिन ये बात ये है कि इससे पहले भी हमने देखा है कि जब बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी तो आधा लखनऊ, जी हाँ, आधा लखनऊ नीला हो गया था। और जब अखिलेश की सरकार आई यानी समाजवादी पार्टी की, तो आधा लखनऊ से ज्यादा लाल कर दिया गया था निधि। इस पूरे विवाद पर कैबिनेट मंत्री इस पूरे विवाद पर कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। तो आपने देखा, खबर बड़ी है। हर वो खबर जो तर्कशील है, हर वो खबर जो आपसे ताल्लुक रखती है, आपसे सरोकार रखती है। बिल्कुल, और हर दिन रात 8 बजे खबर बड़ी है, क्योंकि जो होगी बड़ी खबर वो मिलेगी आपको सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक भारत पर। रोज जुड़िए हमारे साथ रात 8 बजे। नमस्कार।